नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्पेसिफिकली बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है। मैंने इस पे एक और पहले वीडियो बनाया था कि आप कैसे करोड़पति बने, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाता हूँ कि आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, शायद आपको वो अच्छी लगे। अगर आपको वो तरीके अच्छे लगे तो आप अपना पैसा इस तरह से एक्चुअली ग्रो कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एडू मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और ये है कुछ टेक्निक्स दोस्तों, जिससे कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे अपने पैसे से पैसे को बढ़ा सकते हैं। सो देयर आर सम टेक्निक्स। तो एक कोट है दोस्तों, बहुत बढ़िया कोट है। वो ये कहता है कि डोंट लेट योर मनी स्लीप, इन्वेस्ट वाइसली एंड वॉच इट ग्रो। अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ सोने मत दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपना पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिसका तात्पर्य मैंने सोने से रखा है। तो अगर आप अपने पैसे को ग्रो नहीं करते, इसका मतलब आपका पैसा सो रहा है। अगर आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा आपके पैसे से ही पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है दोस्तों, जो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। रूल नंबर 1 है, कुछ रूल्स बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला रूल जिंदगी का ये होता है कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो पहला रूल ये है कि भैया आप जो है ना, वो ऐसा मत करिए कि आप सेव कर रहे हैं व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। हम लोग क्या करते हैं कि मेरी सैलरी आई तो मेरी सैलरी आएगी तो पहले मैं सारे खर्चे कर लूंगा, उसके बाद जो भी बचेगा उसको मैं सेव करूंगा। तो जिंदगी का सबसे बड़ा रूल है दोस्तों कि सबसे पहले सेव कर लो, उसके बाद जो भी खर्चे है वो करने कर लो। इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आपकी जो भी सैलरी है, मे बी आपकी सैलरी 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी सैलरी है, आपको पता है कि उसमें मैंने 40% या 30% या 50% सेव करना है। तो आप हर महीने सबसे पहले जैसे ही आपकी सैलरी आए, सेविंग पहले करो, बाद में अपनी खर्चों को कवर अप करो। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पहले सारे खर्चे कर लेते हैं, जो बचता है उसको हम सेव करते हैं। तो अगर उस चीज को अगर आप अदर वे राउंड कर देंगे तो पॉसिबिलिटी है आपकी कि आप ज्यादा अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो एक तो बेसिक रूल ये हो गया कि आप अपने पैसे को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपना पैसा, जो भी आपके पास पैसा आता है, उसको सबसे पहले जब भी वो आता है उसे इन्वेस्ट कर ले, और उसके बाद आप अपने खर्चे करें। खर्चे करने के बाद जो बचे उसको आप इन्वेस्ट मत करिए। इस रूल को आपको फॉलो करना होगा अगर आपको अपना पैसे से पैसा बनाना है। तो चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो ये कहता है कि he who buys what he does not need steals from himself। जो इंसान ना अपनी जरूरतों से ज्यादा और जो भी चीज नहीं भी चाहिए उससे भी खरीदता है, उससे भी खर्चा करता है, तो वो अपने आप से चोरी कर रहा है। ये है रूल नंबर 2। कहने का मतलब ये कि लाइफ में ना जो चीजें आपको चाहिए, 2 तरह की चीजें होती है, एक नीड होती है और एक लग्जरी होती है। ऑफ कोर्स नीड तो बिल्कुल कंपलसरी है, उसको आपको फुलफिल करना है, जैसे आपका घर हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, एजुकेशन, ये सारी नीड है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लग्जरी में आती हैं, जैसे हमारी कार हो गई, हमारे घर के लग्जरियस आइटम्स होंगे, जरूरी हैं, वो भी जरूरी हैं, उसकी मैं मना नहीं करता आपको। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पे हम अननेसेसरी स्पेंड करते हैं, वहां स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है। या हम जैसे सपोज करिए, कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार मेरी मर्सिडीज में मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे जो है ना पोर्शे लेनी है या रॉयल रॉयल्स लेनी है। मैं ये नहीं कहता पैसा ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम अननेसेसरी अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है जहां जरूरत भी नहीं है, इसका मतलब है कि हम अपने आप से चोरी कर रहे हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 2। पैसे से अगर पैसा बनाना है तो अपने आप से चोरी नहीं करनी होगी, उसे छोड़ना होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कहता है कि नेवर स्पेंड योर मनी बिफोर यू हैव इट। आपके पास अगर पैसा नहीं है ना तो उसे स्पेंड मत करो। आज की डेट में ट्रेंड क्या हो गया, 5 क्रेडिट कार्ड है, चलिए एक को क्रेडिट कार्ड से उधार ले लिया, 45 डेज की साइकिल चल पड़ी, दूसरा अगर वो खत्म हो गया तो दूसरे पे चलेगा, दूसरा खत्म हो गया तो तीसरे। इस तरह से हम जो है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा खर्चते हैं। उस टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं होता, हम ये सोच के खर्चते हैं कि सैलरी आएगी तो भर देंगे। दोस्तों ये जो मेंटेलिटी है ना, ये आपको डेट में ले जा सकती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है उस टाइम पे खर्च करने के लिए, तो आपको वेट करना चाहिए, पैसा जब आ जाए तभी खर्च करना चाहिए। उधार पे लिया हुआ पैसा, उधार पे ठीक है, उधार से कई बार हमें अपनी नीड की फुलफिलमेंट कर लेनी चाहिए, लेकिन उधार से कभी भी हमारे को लग्जरी की फुलफिलमेंट नहीं करनी चाहिए। ये एक रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आप अपने पैसे से पैसा नहीं बना पाएंगे। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपको जरूरत पड़े उधार लेने की भी, तो नीड के लिए जरूर ले लीजिए, लेकिन लग्जरी के लिए कभी मत लीजिए। मोबाइल फोन iPhone 14 लेने के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो और EMI पे पैसे लगा रहे हो, तो शायद वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन है, उसे आपको चेंज करना होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यू डू नॉट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं देखना है कि मुझे यार 10 करोड़ रुपए बनाना है, जीवन में 50 करोड़ बनाना है। नो, आपका कितना बनेगा वो डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए सीढ़ी चढ़ने के बिल्कुल टॉप को तो देखिए कोई दिक्कत, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकस करिए पहले स्टेप पे, क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट करेंगे वही आपका कल आपका डिसाइड करेगा, वही आपका कल बनाएगा। इसलिए रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो आपको आज जागना होगा, आज से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये रूल अच्छे लग रहे होंगे। सो रूल नंबर 5 बोलता है कि सेव फॉर अ रेनी डे। इसका मतलब ये हो गया कि आप बरसात के लिए सेव करिए। क्या कहने का मतलब है इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो लोग जैसे सपोज करिए
दिहाड़ी वाले लोग होते हैं या बिजनेस वाले लोग होते हैं जिनकी एक रनिंग इनकम आती है व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द बिजनेस। तो जब आप उस बिजनेस में नहीं है या आप अपने प्रोफेशन में नहीं गए हैं, तो अगर आपकी इनकम नहीं आ रही है तो आप कैसे अपना सर्वाइव करेंगे? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको ट्रबल हो, जब भी आपकी मुसीबत हो, जब भी वो दिन आए जहां पे आपको एक्चुअली पैसे की जरूरत पड़े, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इसलिए आपको सेव करना बहुत जरूरी होता है। एक कोटेशन बताता हूं दोस्तों, बहुत कोट बताता हूं, नॉट कोटेशन, कोट बताता हूं कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज बट ग्रोज ऑन इंटेलिजेंट माइंड्स। देखो दोस्तों, पैसा पेड़ों पे लगे ना लगे, लेकिन अगर आपकी बुद्धि में आपका सही दिमाग है ना, तो आप अपने दिमाग में पैसा लगा के अपने अकाउंट में पैसा बना सकते हो। इसलिए दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी को हमेशा याद रखिए कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज बट कैन ग्रो इन द इंटेलिजेंट माइंड्स लाइक यू बाय आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलोइंग ऑल द रूल्स। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आप जो है अपना पैसे को बढ़िया बना सकते हैं और कैसे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो इस पीपीटी में मैं कवर करूंगा कुछ चीजें, जैसे कि क्या मीनिंग है पैसे का, क्या मीनिंग है, कैसे वो डेवलप किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, अलग अलग ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं और अपना पैसा बना सकते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके ऐसे कि जिसमें आपको डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे यहाँ लगाना सही है, यहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब किस ऑप्शन में आपको लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, हर ऑप्शन ये कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बेटर कोई नहीं है। तो आपको समझना है, एक समझदार इन्वेस्टमेंट बनना है और उसके हिसाब से अपना पैसा लगाना है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे फोकस करना है कि आप अपनी फोकस प्रोसेस को कैसे बनाते हैं। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगाइए, क्योंकि अगर आप एक जगह पे अपने पैसे को लगाते हैं तो वो एक बहुत रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है वो चीज की सलाह कभी नहीं देता। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, मेरे हाथ में एक बास्केट है, सपोज करिए एक प्लेट है मेरे हाथ में, अंडे की क्रेट है और उसमें सारे अंडे पड़े हुए हैं। मैं चल रहा हूं, चलते चलते मेरे को ठोकर लग गई, जैसे ही मैं गिरा मेरी क्रेट गिरी और मेरे सारे अंडे फट गए। तो दोस्तों, अगर ये स्ट्रेटेजी होगी व्हेन यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप अपने दो तीन अंडों को अलग अलग जगह पे रखते हो। तो अगर आप किसी दो अंडों को भी उठा के चल रहे हो और वो गिर गया, आप वो टूट गए, तो बाकी के अंडे तो सेफ है ना आपके पास। इसलिए दोस्तों, अपनी डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद होता है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको ट्रैक करते रहिए, उसको वाइजली इन्वेस्ट करिए। और वाइजली इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है अब वो जमाने गए दोस्तों जब लोग कहते थे कि पैसा इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। नो, आप भूल नहीं सकते, उसको आपको जो है ना ट्रैक करना पड़ेगा, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर में। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो 6 years to 1 year, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो एटलीस्ट बाई वीकली और अ मंथ आपको देखना होगा। अब चलते हैं, इन्वेस्टिंग योर मनी वाइजली इज अ क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। ये बात आप मानेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है इस फ्रेज को आप सपोर्ट भी करेंगे कि अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से बुद्धिमत्ता से इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए और सिक्योरिटी के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपने पैसे को सही तरीके से और वाइजली लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये आपको गाइड करेगी अलग अलग वेरियस ऑप्शंस जो इंडिया में अवेलेबल हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। जब मैं शॉर्ट टर्म कहूंगा तो इट इज लेस देन 1 year, जब मैं मीडियम टर्म कहूंगा तो इट इज between 1 to 3 years, एंड जब मैं लॉन्ग टर्म कहूंगा तो इट इज नियर टू 5 years एंड बियॉन्ड। अब आते हैं साइंस ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, जिसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, उसके साइंस क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला साइन होता है कि आपकी इनकम प्रोटेक्टेड हो, मतलब वो रिस्की जगह पे ना हो। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का जो साइन होता है कि आप उस जगह पे पैसा लगाएं जहां पे उसके डूबने के चांसेस बिल्कुल ना हो। ऑफ कोर्स रिस्क सबके साथ है, लेकिन जहां पे आपके डूबने के चांसेस मिनिमाइज्ड हो। और वन शुड अर्न गुड प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट। दूसरा, ऐसा नहीं कि आपने ऐसी जगह पे लगा दिया जहां पे आपका पैसा तो बहुत सेफ है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो भी एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट शुड हैव अ लेसर रिस्क, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब आपको सही जगह पे आपका पैसा लगाना है, आपको ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ना वो बेटर मिले, जहां रिस्क जो है मॉडरेट हो। एज के हिसाब से फैक्ट करता है दोस्तों। मैं आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताता हूँ, आपको फॉर्मूला अच्छा लगेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है कि 100 माइनस योर एज इज योर इन्वेस्टमेंट एपेटाइट। कैसे? इसका मतलब ये कि अगर आप 25 साल के हैं तो आपकी 100 माइनस 25 इज 75% आपका जो पैसा है वो इक्विटी में लगना चाहिए और 25% जो पैसा है वो आपका डेट में लगना चाहिए। अब ये इक्विटी क्या होता है और ये डेट क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, बस इतना बता देता हूं। इक्विटी जो होता है ना वो थोड़ा सा रिस्की होता है, वो डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगता है, वो आपका शेयर मार्केट में पैसा लगता है, वो आपका म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है, वो अलग अलग जगह पे लगता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत डेंजरस है, उसमें बहुत सारे स्लैब्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। आप खुद भी अपनी स्टडी के हिसाब से, मैं भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं भी कोई फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं हूं, बट मैंने अपनी स्टडी की है, मैं अपना पढ़ता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं कि कैसे कैसे जो है म्यूचुअल फंड्स ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें मैं करता हूं। इसलिए मुझे थोड़ी बहुत इसकी समझ आई है, जो मैंने सोचा जितना भी मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर मैंने भी थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में कुछ कमाया है, उससे थोड़ा पैसे से पैसा बनाया, तो मैं आपके साथ शेयर करके उस चीज को आपको बता सकूं कि भैया पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। अब उसके बाद चलते हैं अगली कुछ ऐसे साइंस पे जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी टैक्स एफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन अगर उस पैसे पे, प्रॉफिट पे टैक्स ज्यादा लग रहा है तो दोस्तों फाइनली आपको इन्फ्लेशन हटा के वो पैसा बहुत कम ग्रो करेगा, जो कि आपका इन्फ्लेशन से को भी बीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डिसाइड करें तो आपको टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट पे जाना होगा, जहां पे आपको मिनिमम टैक्स से मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो ये भी एक आपका बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का रूल है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस सारे पॉइंट्स को मैं 1 by 1 कवर
कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे एग्जैक्टली पैसा लगा के इससे इस अपने पैसे को बहुत ग्रो कर सकते हो। You should be able to build wealth for needs, children education and marriage, travel and retirement। हर इंसान चाहता है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन दूं, अच्छे बच्चों को अपने बच्चों की अच्छी मैरिज करूं, हम घूमने जाएं और मेरे रिटायरमेंट के लिए मेरे पास एक अच्छा खासा फंड हो। तो दोस्तों ये एक गुड इन्वेस्टमेंट का साइन है कि आप बच्चों के एजुकेशन के लिए भी प्लान कर रहे हो, बच्चों की मैरिज के लिए, अपने ट्रैवल घूमने के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो अगर इस तरह से आपकी प्लानिंग करेंगे आप, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा पैसा बना पाएंगे और एक अच्छी स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाएंगे अपनी फैमिली के लिए। सो इन्वेस्टमेंट शुड बी इजी टू रिडीम। अब एक और साइन क्या है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का है कि वो इन्वेस्टमेंट इजी टू रिडीम होती है। रिडीम का मतलब अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे कितने दिनों में उसको मैं लिक्विडेट कर सकता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो प्रॉपर्टी में अगर आपको सपोज करिए प्रॉपर्टी आपके पास 1 करोड़ रुपए की है, आपको इमीडिएटली 1 करोड़ की जरूरत पड़ी, तो क्या वो प्रॉपर्टी आपको 1-2 दिन या 5 दिन में पैसा दे देगी 1 करोड़ रुपए? शायद नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है ना, मैं ये नहीं कहता प्रॉपर्टी इज ए रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बट आपको ये चीज देखनी है कि कहां पे आपको इजी रिडम्पशन मिल रही है, कितना अमाउंट ऑफ मनी आपको रिक्वायर हो सकता है जहां पे आपको इमीडिएट आप अपनी मनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। जैसे किसके लिए होते हैं आपके पास फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, अगर आप डेट में देखें बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अगर आप सपोज करिए थोड़ा इक्विटी में देखेंगे तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, SIPs हो सकती हैं। ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो आपको इमीडिएट विद इन 1 और 2 डेज आपको आपका फंड दिला सकती है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वैसी भी हमें करनी है और ऐसी भी इन्वेस्टमेंट करनी है जो सेफ हो, टैक्स एफिशिएंट हो, बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट हो, इजी टू रिडीम हो, प्रोटेक्टेड हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा हो, अच्छे प्रॉफिट्स हमें बना के दे। तो ये मैंने समरी आपको बताई। एक बार अगर आप बोले, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं एक ही लाइन में, माई मनी शुड बी प्रोटेक्टेड रहे, अच्छे प्रॉफिट दे, टैक्स एफिशिएंट हो, रिस्क कम हो और मेरे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म को वो कवर करे और इजी टू रिडीम हो। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साइन है। अगर आपने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया तो शायद आप अपने पैसे से पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं द वेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज टेकिंग प्रोटेक्टिव कवर। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर के पास चले जाइए आप दोस्तों, वो आपको सबसे पहले कहेगा कि आपने क्या अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इमेजिन करिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल जो है वो आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, सब चीजें, और बीच में आप हैं, ठीक है। अब सपोज करिए ये बीच में आप हैं, आप अपने बच्चों के एजुकेशन, ट्रैवल, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, आपकी लाइफ की बेसिक सारी चीजें, इनको इस सर्कल में कवर कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड कर रही हैं। इमेजिन करिए आप एक दिन, अभी आप हर रोज सुबह जाते हैं अपने काम पे, शाम को वापस आ जाते हैं। भगवान ना करें एक दिन आप जाएं अपने काम पे और वापस ना आए, घर पे न्यूज आई कि आप इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों वो चीज कभी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाती है उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? तो वो जो खर्चे आपकी तरफ से निकल रहे थे, क्या वो आपकी फैमिली कवर कर पाएगी? क्या वो जो फैमिली को आपने लाइफस्टाइल दिया था, क्या वो मेंटेन कर पाएगी? इसलिए दोस्तों एक बहुत बढ़िया रूल होता है। द रूल इज कि आपकी जो एनुअल अर्निंग है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी एनुअल अर्निंग का 15 to 20 टाइम्स अगर आप है अपना लाइफ कवर ले लेंगे तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। अब एग्जांपल देता हूँ, जितना जल्दी आप लेंगे, मैं इसके कुछ रूल्स भी बताऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जितना जल्दी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस लेंगे उतना आपको बेनिफिट है। दैट्स रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जो भी आपकी एनुअल इनकम है, जब आप अपना लाइफ कवर ले रहे हैं तो आप अपनी एनुअल इनकम का मिनिमम 15 to 20 टाइम्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम 15 to 20 टाइम्स लें। जैसे सपोज करिए मेरी उम्र है 25 साल, ठीक है, और मेरा जो पैकेज है, एनुअल पैकेज मान लीजिए 10 लाख रुपए, ठीक है, तो मुझे मिनिमम 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसका तो नंबर 1 फायदा क्या होगा, अगर मैं 25 साल की उम्र में लेता हूं तो मुझे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, एनुअल प्रीमियम ऑफ मे बी 8 to 9,000 में मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 12,000 में। अब आप इमेजिन करिए, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है। आपने हर साल वो पे करना है, ठीक है। मान लीजिए हम फिक्स कर लेते हैं ना 8 ना 12, हम फिक्स कर लेते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। अब आप 10,000 रुपए अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है। आपने कितने ईयर का प्लान लिया? मे बी 90 ईयर्स या 99 ईयर्स का प्लान ले लिया। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो 90 को क्रॉस कर रहे हैं आज की डेट, या 99 को क्रॉस कर रहे हैं? शायद 0.01% भी नहीं होंगे। दोस्तों इसका मतलब है कि वो पैसा हमको मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। आप समझते हैं, 25 साल की उम्र से लेके इमेजिन करिए कि मैं 90 साल तक वो पैसा भरता हूँ, ठीक है। 90 साल तक, यानी मैंने टोटल कितना पैसा भरा, कितने साल तक भरा? मैंने 65 साल तक पैसा भरा, ठीक है। 65 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, दोस्तों कितना हो गया ये? 6.5 लाख रुपए। अब आप इमेजिन करिए, वो मिलना ही मिलना है आपको 2 करोड़, 6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो भी हर साल 10,000 रुपए लगा के। जिस दिन मान लीजिए आपकी 26 में डेथ हो जाती है, इमीडिएटली आपको 2 करोड़ मिल जाएगा। 27 में होती, आप रिस्क देखिए कितना कवर हो रहा है। वो 2 करोड़ रुपए को अगर आपके, मैं कहता हूँ सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में, फिक्स डिपॉजिट में भी अगर आपकी फैमिली डालती है, मैं कहता हूँ टैक्स काट के 5% भी मिलता है दोस्तों 2 करोड़ का। इमेजिन करते हो कितना है? अगेन 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए आपको आपकी फैमिली को मिलेगा, वो इंटरेस्ट ही दे देगा जो आप दे रहे थे। इसलिए दोस्तों हमेशा
अपना लाइफ का जो कवर है उसको सबसे पहला वो आपकी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस आपका सबसे पहला हो गया। अब चलते हैं उसके बाद जो आपको हम सेकंड चीज बताते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बाद जो आता है वो आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस ना जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? कई बार क्या करते हैं हम अपना ना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मान लीजिए भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई जिसमें सीधा आपका 10 से 20 लाख रुपए लग गया, तो सब जीरो हो गया, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी सारी शैटर्ड हो गई। इसलिए दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी है। ये कोई खर्चा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट बेसिकली एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ट्रीट इट दैट वे। जिस दिन आप ये चीज समझ गए कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे दोस्तों आप अपनी जो प्लानिंग है ना वो बहुत सही कर रहे हो और आप अपने पैसे से 100% पैसा बनाओगे। तो प्रोटेक्टिव कवर जो मैंने आपको बताया, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ किसमें आपको नहीं जाना है। एक कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ इंश्योरेंस भी देती है और क्या कहते हैं रिटर्न भी देती है, कि कोई प्योर लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेंगे ना वो ज्यादा बढ़िया होता है। आपको मिक्सचर नहीं लेना है, आपको कोई भी चीज को मिक्स नहीं करना है। और व्हेन इट कम्स टू मेडिकल इंश्योरेंस, कोशिश करिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आपकी कंपनी ने आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया है, अपना मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है। और कई बार क्या होता है कि कंपनी अगर आपने छोड़ दी तो वो इंश्योरेंस को आप एक्चुअली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। दूसरी चीज आती है, इसमें भी डिबेट होती है कि हम फैमिली फ्लोटर प्लान लें या इंडिविजुअल प्लान लें। दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं प्रेफरेबली, अगर तो छोटी फैमिली है तो मैं इंडिविजुअल प्लान को सजेस्ट करूंगा। जैसे 3 लोग हैं फैमिली में तो गो फॉर इंडिविजुअल प्लान, अगर ज्यादा लोग हैं फैमिली में तो गो फॉर एक ब्रॉडर प्लान जिसमें कि सारे के सारे लोग कवर हो जाते हैं। अब समझते हैं कि व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? असेट और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि वो संपत्ति या वो चीज जो आपने एक्वायर की, ठीक है, किस पर्पस से? जनरेटिंग इनकम और एप्रिसिएशन इन फ्यूचर। कोई ऐसी संपत्ति जो आपने आज एक्वायर की ये समझ के कि भैया मैं इससे इनकम कमाऊंगा, इंटरेस्ट कमाऊंगा, एप्रिसिएशन कमाऊंगा, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, कमिटमेंट ऑफ फंड्स विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ सम पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। मतलब वो चीज, वो कमिटमेंट जो आपके फंड्स ने आज दी कि भैया अगर आज आप इसे लगा देते हो तो ये कुछ आपको पॉजिटिव बेटर रिटर्न देंगे, और प्रेफरेबली अगर वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को बीट कर पाए और सबसे हायर लेवल पे टॉप 3 या टॉप 4 में आ जाए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद एन इन्वेस्टमेंट इज अ मैंडेटरी असेट परचेज्ड विद द आइडिया दैट द असेट विल प्रोवाइड इनकम इन फ्यूचर और विल लेटर बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस एट ए। इसका मतलब ये हो गया कि एक इन्वेस्टमेंट जो है ना, एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी परचेज करें, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे वो SIP है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट है, या चाहे वो प्रॉपर्टी, कुछ भी, कि जब भी आपको फ्यूचर में आप उस चीज को रिवर्स करें, रिटर्न करें या सेल करें, तो आपको उस चीज का हायर प्राइस मिलना चाहिए व्हेन यू डिडक्ट द ईयर्स इन्फ्लेशन ऑफ द ऑल द ईयर्स। उसके बाद आपका जो फाइनल रिटर्न है वो ज्यादा होना चाहिए, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सेविंग में और इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे फंडों में, ठीक है। इनकम, आपकी जो भी इनकम है, ठीक है, उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। पहला, मेरे हिसाब से इनकम जो है ना, इनकम जब आपकी आई, एक आगी प्रेजेंट कंजम्पशन और एक होगी फ्यूचर कंजम्पशन, ठीक है। 2 में आपने डिवाइड कर देना कि भैया मेरी आज की, मेरी 1 लाख रुपए मान लीजिए मंथली सैलरी है, ठीक है। अब उसको मैं प्रेजेंट कंजम्पशन, मेरा खर्चा कितना है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 40-45 हजार रुपए मेरा खर्चा है। फ्यूचर में जो कंजम्पशन करनी है उसकी आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे सपोज करिए अगर आपकी नई नई शादी हुई तो आपके लिए आपके बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का शादी, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो जाएगा। लेकिन आपके लिए घर, गाड़ी और कहीं पे सपोज करिए घूमने जाना, वो आपकी प्रेजेंट कंजम्पशन में आ जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है, एज के हिसाब से ये चीज वेरी करती है कि आपकी प्रेजेंट कंजम्पशन क्या है और फ्यूचर कंजम्पशन क्या होने वाली है। अब जैसे सपोज करिए हम लोग, मेरी अपनी बात करता हूँ, तो मेरी जो एज है वो आती है मिड सेक्शन में। जैसे सपोज मैं 47 कवर करके 48 में आ गया हूँ, तो मैं हायर मिड सेक्शन में आ गया हूँ। यानी कहने का मतलब मेरी प्रेजेंट कंजम्पशन क्या है, मेरे पास बेसिक चीजें हैं। अब मेरी जो प्रेजेंट कंजम्पशन है वो ये है कि डे टू डे रनिंग करना है, मैंने अपना एजुकेशन बच्चों की करवा रहा हूँ। फ्यूचर की कंजम्पशन क्या है कि मेरी बेटी अब अगले साल सपोज करिए कि एक प्रोफेशनल कोर्स को लेती है, तो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा। मेरी बच्ची का कुछ जो भी मेडिकल इश्यूज हैं या मेरी वाइफ का कुछ मेडिकल इशू है, वो मेरी फ्यूचर कंजम्पशन है। मेरा बेटा है, उसकी जो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, वो मेरी फ्यूचर कंजम्पशन है। फिर फाइनली उनकी जो शादी वादी हमें करवानी है वो हमारी फ्यूचर कंजम्पशन है, और अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है वो हमारी फ्यूचर कंजम्पशन है। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को, इनकम को ना 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक तो प्रेजेंट कंजम्पशन और एक फ्यूचर कंजम्पशन, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, इनकम जो होती है ना वो पहले फ्यूचर कंजम्पशन देखिए, सेविंग करिए, फिर इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसे आपको एक फ्लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्यूचर कंजम्पशन को आप कंसीडर कर रहे हैं तभी आप सेव कर रहे हैं ना, और सेव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अब पहले हमने बताया कि क्या कैसे कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, जब आप डिसाइड करते हैं यार मुझे कहाँ पे ऐसा पैसा लगाना चाहिए जहां मेरे को सबसे ज्यादा सेफ्टी, रिस्क, लिक्विडिटी सब कुछ बेटर मिले, तो एक
सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ये है कि वो सबसे ज्यादा रिटर्न दे। मैं ये नहीं कहता कि वो सबसे ज्यादा देगी, तो हो सकता है दोस्तों रिस्की हो जाए जैसे शेयर मार्केट, लेकिन उसका रिटर्न जो है ना एटलीस्ट टॉप 3 में आना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। उसका जो रिस्क है मिनिमम टॉप 3 में रहना चाहिए, उसकी जो सेफ्टी है वो मैक्सिमम टॉप 3 में रहनी चाहिए, और उसकी जो लिक्विडिटी है वो भी मैक्सिमम टॉप 3 में रहनी चाहिए। अब आप यहाँ पे आपकी जो टेक्निक चलती है, यहाँ पे आपका रोल आता है आपकी खुद की विजडम का, आपकी खुद की एक्यूमेंट का, खुद की लर्निंग का, खुद की इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का, और खुद की आपकी रिसर्च का। मेरे हिसाब से अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इफ यू हैव ए डाउट कि आप अपने पैसे को सही तरीके से नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है किसी को 6 से 10 हज़ार रुपए दिया, मैं बात कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल इन्वेस्टर को, उसको दिया हुआ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपका 6,000 रुपए 10,000 रुपए खर्चा नहीं है दोस्तों, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप उसको जो पैसा दे रहे हो ना, वो आपको 10,000 रुपए जो आप उसको दे रहे हो, वो हो सकता है आपको 1 लाख रुपए ज्यादा कमा के दे दे, तो प्रॉफिट हुआ ना 90,000 रुपए का। तो दोस्तों हमें उस चीज को भी बड़ा ध्यान से देखना है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा ब्लाइंडली मत लगाइए। क्यों? सबसे इजी क्या होता है, पैसा कमाया एफडी करवा दी। दोस्तों ये एफडी का मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके इश्यूज हैं। जब आप समझेंगे तो आप डेफिनेटली अपने सारे पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे, और आप कोशिश करेंगे अपने पैसे को रिटर्न, रिस्क और सेफ्टी और लिक्विडिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अब आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के। एक सही इन्वेस्टमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सबसे पहला कि वो ग्रो करता रहे, दूसरा हमेशा सेफ रहे, तीसरा रेगुलर रिटर्न और इनकम देता रहे, चौथा टैक्स बेनिफिट दे, पांचवा लिक्विडिटी दे, और छठा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि देखिए दोस्तों, आज 2000 मैं कहता हूं कि सन 2000 में मैगी का रेट सपोज करिए 5 रुपए था, ठीक है। सन 2024 में वो मैगी का रेट सपोज करिए 30 रुपए हो गया, तो यानी वो 5 रुपए का 30 रुपए हो गया कितने सालों में? 24 सालों में वो कितने गुना बढ़ गया? 5 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। तो वो जो 6 गुना बढ़ा, उसको अगर हम उसकी इन्फ्लेशन देखें तो वो एवरेज आएगी आपकी तकरीबन 7-8%, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपको देखना है कि भैया कि मेरे को इन्फ्लेशन बीट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो बेनिफिट्स मैंने आपको क्या है? इनकम सिक्योरिटी, कैपिटल एप्रिसिएशन, टैक्स एडवांटेज, कंफर्मिटी ऑफ गुड फ्यूचर, लिक्विडिटी, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और स्प्रेडिंग द रिस्क। अब आते हैं एक चीज को समझते हैं, कोई एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहते हैं स्पेकुलेशन। कुछ लोग बोलते हैं स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में आपको जो है ना अंतर पता होना चाहिए। स्पेकुलेशन जो होती है वो हाई रिस्क होती है, उसमें कैपिटल गेन जो है इन शॉर्ट टर्म में मिल जाता है और शॉर्टर पीरियड में मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत लो रिस्क होती है, उसमें रेगुलर रिटर्न मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस। अब हमें जो पोर्टफोलियो बनाना है वो कैसे बनाना होगा। सो डिफाइनिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, पहले तो मेरे को अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फाइंड करना पड़ेगा कि मैं अगर ये पैसा बना रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए बचा रहा हूँ, तो मेरे पर्पस क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे नहीं ब्लाइंडली मुझे जो है वो करना है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ अपनी हेल्थ का, कि भैया मैं रिटायरमेंट के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट मेरे पास अपनी हेल्थ के इश्यूज होंगे, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा, वो तो 2 मेरे खुद के होंगे। उसके बाद मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए होगा, बच्चों की शादी के लिए चाहिए होगा, और मिसलिनियस फंड्स के लिए चाहिए होगा। और हो सकता है मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, या मैं घूमने की मैं शौकीन हूं, तो मैं अपनी हॉबीज पे पैसा लगाऊं। तो वो आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। उसके हिसाब से अब आपका पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, और पोर्टफोलियो का रिवीजन क्यों करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब चलते हैं रिस्क एंड रिटर्न। सो सबसे पहली चीज आती है कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेटिंग द टोटल रिटर्न एंड कैलकुलेटिंग द सिस्टमैटिक रिटर्न। ये चीज हमें बहुत ज्यादा देखनी है और समझ के चलनी। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है डाइवर्सिफिकेशन एंड हेजिंग। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो आपका किसी भी इन्वेस्टमेंट को रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो है ये रिड्यूस करता है आपका पॉसिबिलिटी, आपका लॉस जो है अगर होता है तो बहुत ही मिनिमम लॉस हो, वो आपकी डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। बट हेजिंग क्या होता है? हेजिंग जो होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और ऑफसेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बाय बेयरिंग ए हेजिंग कॉस्ट। मतलब क्या? जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मैंने कोई रिलायंस का शेयर ले लिया, ठीक है, 1000 रुपए का मैंने 1000 शेयर ले लिया, ठीक है। अब आप मान लीजिए उसका 6 महीने बाद उसका प्राइस हो गया 500 रुपए, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं और 1000 रुपए ले रहा हूँ, 1000 शेयर लूंगा, उसके 500 रुपए, क्योंकि उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैं उसके पॉसिबिलिटी को, लॉस को जो है मैं हेज कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या जगह पे आप अपना पैसा लगा सकते हो जिससे आप पैसे से पैसा बना। तो पहला आ गया आपका इक्विटी, दूसरा आ गया आपका डेट, तीसरा आ गया म्यूचुअल फंड, चौथा आ गया डिपॉजिट, पांचवा आ गया लाइफ इंश्योरेंस, छठा आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आप देखिएगा फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है, सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो आती है आपकी, इनफैक्ट सेफ तो कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां पे आपको सेफ्टी भी मिलती है और आपको रिटर्न भी मिलता है, मेरे हिसाब से वो इक्विटीज हैं। और इक्विटी में भी सबसे जो ज्यादा बेटर रहेगा वो रहेगा म्यूचुअल फंड थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो मैं रिकमेंड करूंगा विद माई मिनिमम नॉलेज। और डेट्स जो होते हैं, डेट्स फंड ऐसे होते हैं जो कि काफी सेफ होते हैं, उसमें वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, गोल्ड बॉन्ड हो गया, दूसरे तरीके के बॉन्ड होते हैं, एनपीएस हो गया, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारे के सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद इक्विटी तो आ गई आपकी शेयर मार्केट,
डेट आपका आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से लगाइए, आपको 100% पैसा मिलेगा। उसके बाद आपके आगे डिपॉजिट, जिसमें आपका फिक्स डिपॉजिट आ गया और अदर तरह के डिपॉजिट आ गए। फिर आती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी। जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सेमी सिक्योरिटीज। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है। आप देखते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका डेफिनेशन होता है कि 1 ईयर to 3 ईयर्स। इनफैक्ट अगर आप शेयर मार्केट में देखेंगे तो 1 ईयर के कम होता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो 1 ईयर to 3 ईयर इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा डालते हैं तो एक सेफ प्लेस है जहां पे आप अपना पैसा डाल सकते हैं। दूसरा आ गया आपका फिक्स डिपॉजिट, जहां पे आपका बैंक का फिक्स डिपॉजिट होता है जो आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न देता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका टैक्सेबल इनकम में आता है अगर आप 30% के स्लैब में आते हो। अदरवाइज अगर आप इस स्लैब टैक्सेबल इनकम में नहीं आते तो फॉर्म 15G आप भर के दे सकते हैं बैंक को, बैंक आपका TDS नहीं काटेगा। बट अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते हो तो आप जो है बैंक जो है आपका TDS काटेगा। अगर पैन कार्ड दिया है तो 10% काटेगा और अगर पैन कार्ड नहीं दिया है तो 20% काट देगा। तो ये जो है बेसिक फंडा है फिक्स डिपॉजिट का। अब आते हैं RD में, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो एक रेगुलर मंथली डिपॉजिट है विद फिक्स्ड इंटरेस्ट, मतलब इसमें आप हर महीने ऐड करते हैं। बट फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, उसमें आप एक ही बार पैसा लगाते हो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद आता है आपका लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड का मतलब हो गया जब आप उन फंड्स में पैसा लगा रहे हो जो शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा लगाते हो। फिर आते हैं ट्रेजरी बिल्स, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। फिर आता है आपका मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया 3 से 5 साल के बीच। जो 3 से 5 साल का टाइम है वो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया, जिसके अंदर फिक्स मैच्योरिटी प्लान आते हैं, जिसको FMP भी कहते हैं। ये बहुत सारे मिलते हैं, क्लोज एंडेड डेट फंड मिलते हैं विद फिक्स मैच्योरिटी प्लान। इसका मतलब है कि इसको आप एक बार खरीदने के बाद 3 साल तक मिनिमम तोड़ नहीं सकते। ये एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको जो है इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, बिकॉज इसमें आपका क्लोजिंग की जो कंडीशन है वो क्लब हुई होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ज्यादा मिलता है। उसके बाद आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में। डेट म्यूचुअल फंड्स जो है ये ऐसे फंड्स हैं जो आपके स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, इसलिए ये फंड्स थोड़े से ज्यादा सेफ होते हैं। उसके बाद आते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं NSC। ये आपको स्पेसिफिकली पोस्ट ऑफिस में मिल जाएंगे, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जहां पे आप अपने पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट जो है सेव कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका बैलेंस म्यूचुअल फंड, जो कि एक मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट है, जहां पे आपका जो रिटर्न है वो भी एवरेज है और रिस्क भी जो है वो मॉडरेट है। तो आपका वो भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों PPF एक बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, जो कि टैक्स फ्री भी है और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें इंटरेस्ट भी जो है फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा मिलता है। आज जो करंटली इसका एवरेज इंटरेस्ट है दैट इज समवेयर बिटवीन 8.15 टू 8.25, उसके बीच में ये है। अब चलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट, जिससे आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके स्टॉक्स में लगाते हो। फिर आता है आपका डायरेक्ट इक्विटी, उसका मतलब हो गया इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शेयर्स। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, 5-7 साल तक आप उसमें लगाते हो। अच्छी कंपनी में अगर आप पैसा लगाओगे तो आप देखोगे कि आपका पैसा 100% ग्रो करेगा। तो PPF एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा है, डायरेक्ट इक्विटी एक बहुत अच्छी है। उसके बाद जो कि हम लोग सभी जानते हैं और सभी ने शायद हमारे दादा परदादा सभी लोग करते थे, वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। दोस्तों कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अपना 80 to 85% पैसा जो है ना रियल इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत रिस्की गेम है दोस्तों, बिकॉज अगर आप ये सोचते हो कि मैं बिल्डिंग ले लूंगा, घर ले लूंगा, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर आप रियल एस्टेट में, लैंड में अगर अपना पैसा सारा लगा देते हो, तो आप कैसे एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए, बट एक पार्ट जो है आपका रियल इन्वेस्टमेंट में लगना चाहिए, जिससे आपको रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों हो जाए। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म के लिए आपका गोल्ड में इन्वेस्ट करना, फिजिकल इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से वो सही तरीका नहीं है। आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको गोल्ड ETF लेनी चाहिए, या गोल्ड के जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट जो है वो रिलीज करती है, वो बॉन्ड्स पे आपको तकरीबन 2% साल का इंटरेस्ट भी मिलता है। देखिए इससे बढ़िया क्या चीज है, आप जो है उसको फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड परचेज करते हो गवर्नमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको इंटरेस्ट भी देती है 2% का, जो भी आपने पैसा लगाया है, अगर आप फॉर्म में लेते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा, बहुत सेफ और बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता है अगर आपने गोल्ड में करना है। क्योंकि फिजिकल गोल्ड में 2 इश्यूज आते हैं, पहला आपको मेकिंग चार्जेस लगेंगे, दूसरा उसके चोरी होने का खतरा रहेगा, तीसरा आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, और चौथा जब आप उसको बेचोगे तो जब वो बिकेगा तो आपका मेकिंग चार्जेस माइनस हो जाएंगे और फिर जो बच के आएगा वो आपको मिलेगा। इसलिए बेटर है कि आप गोल्ड ETF या गोल्ड के जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट निकालती रहती है वो उसमें आप लगाएं, उसमें आपको तकरीबन 2% इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर आता है आपका नेशनल पेंशन स्कीम, NPS। नेशनल पेंशन स्कीम जो है एक बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है, इसको कोई भी ले सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय भी ले सकता है, बिजनेसमैन भी ले सकता है, कोई भी NPS ले सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम। मेरे हिसाब से ये स्कीम उस इंसान को लेनी चाहिए
जो टैक्सेबल इनकम में आता है, जिसकी 30% के ऊपर की टैक्सेबल इनकम है, उसको मैंडेटरी लेनी चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप अगर 30% के ऊपर आते हैं, सपोज करिए, ठीक है, आपका 50,000 रुपए की इसकी करंट लिमिट है, जो कि सेक्शन जो आपका 1.5 लाख की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से ये बियॉन्ड है। मतलब एक्चुअली अगर आप एनपीएस लेते हैं तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के अलावा जो आपको एनपीएस में 50,000 मिल रहा है, वो गवर्नमेंट दे रही है। विच मीन्स अगर आप 30% के स्लैब पे आते हो, तो अगर ये 50,000 सपोज करिए आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो उस पर आपका बाई डिफॉल्ट कितना टैक्स लग जाएगा? तकरीबन 16,333 रुपए। यानी कि आपने अगर एनपीएस ले लिया तो आपने 16,033 रुपए अपने ऐसे ही बचा दिए टैक्स में। इसलिए मेरे हिसाब से जो भी इंसान 30% और उसके ऊपर आता है, उसे एनपीएस लेना मैंडेटरी है, उसे कंपल्सरी लेना चाहिए। उससे टैक्स भी बचेगा और पैसा भी सेव होगा। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसकी टर्म 1 टर्म 2 कुछ कंडीशंस होती है, और लॉन्ग टर्म में इसको दिया जाता है। प्लस इसके जो थोड़े से इश्यूज ये हैं कि जब आप इसको निकालते हो लास्ट में, तो कुछ पैसा गवर्नमेंट आपको 60% दे देती है, और कुछ पैसा जो आपकी पेंशन के लिए रख लेती है। दैट इज वाई इसका नाम जो है नेशनल पेंशन स्कीम है। वो एनपीएस का अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट अभी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि इसमें जो है 2 प्लान होते हैं। 2 प्लान में आप 1 प्लान में लो, प्लान 2 में लो, वो आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ बात करके कर सकते हो। और दूसरी चीज कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है एनपीएस की, थोड़ी लॉन्ग होती है पीपीएफ के जैसा। और तीसरी चीज कि इसका जो पैसा मिलता है तो पूरा एक साथ नहीं मिलता, वो डिवाइडेड मिलता है। आपको 60% आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, बाकी 40% इन दी फॉर्म ऑफ पेंशन मिलेगा। तो वो एक एनपीएस का काम है। अब आते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, ये जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते हो। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको ईएलएसएस बोलते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिसको ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जिनका मिनिमम लॉक इन पीरियड जो होता है वो 3 साल का होता है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ये ईएलएसएस अगर आप ले रहे हो तो आपको 3 साल तक आपका ब्लॉक रहेगा पीरियड। और उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मैंने आपको बताया कि सेक्शन 80C जो जिसके अंदर हमारी करंटली 1.5 लाख की लिमिट है, उसमें प्रोविडेंट फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। मैं ये समझता हूँ कि आपको सारा का सारा 1.5 लाख का जो लिमिट है वो इसी में एग्जॉस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टैक्स नहीं लगता। दूसरी चीज, ये जो प्रोविडेंट फंड है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छे से पैसा बना के देता है। फिर उसके बाद आ गया एनपीएस, जो मैंने आपके साथ बता दिया कि वो भी आपको एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट देती है, क्योंकि एनपीएस जो है ना वो सेक्शन 80C के बियॉन्ड है। मतलब कि 50,000 रुपए आप एक्स्ट्रा सेक्शन 80C के अलावा लगा सकते हो, यानी 2 लाख की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसके प्रीमियम्स आर एलिजिबल फॉर टैक्स रिडक्शन। अगर आप प्रीमियम भरते हैं तो सेक्शन 80C के अंदर उसको दिखा सकते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट वो उसमें भी कवर हो सकता है। सिमिलरली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आपका उसी में आता है, जो आपको सेक्शन 80C के अंदर आप दिखा सकते हो। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे। अब आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकती है? या तो आप कैश घर पे रख सकते हो, या आप सोना खरीद सकते हो, चांदी खरीद सकते हो, जिसको गोल्ड एंड सिल्वर बोलते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हो, फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एफडी में लगा सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगा सकते हो, बॉन्ड्स में लगा सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, शेयर्स में। ये आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हो। अब देखते हैं कैश। दोस्तों, कैश जो होता है ना, बिजनेस के जो लोग होते हैं ना, उनको कैश की जरूरत बहुत पड़ती है और वो कैश रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से रनिंग कैश रखना चाहिए 2 से 3 महीने के बिजनेस का, उससे ज्यादा रखना समझदारी नहीं है। तो क्योंकि कैश जो है वो दोनों तरीके से आपको लॉस करेगा। एक तो वो ग्रो नहीं करता, दूसरा उसकी सिक्योरिटी का इशू आता है। इसलिए वो लोग जो बिजनेस वाले हैं वो तो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको जो है ना बहुत सारी चीजें हैं जो कैश में चाहिए। मोर ओवर वो कोशिश करते हैं कि उनका जो है टैक्स भी बचा रहे, वो कैश में ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं। इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में और रियल इन्वेस्टमेंट में दिखाते हैं विद लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वैल्यू, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी वो उनकी इंडिविजुअल इच्छा है, क्योंकि मेरे हिसाब से टैक्स पे किया और ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप उस चीज को लेस पेमेंट करके अगर आप दिखाते हो और अब आप आगे बेचते हो, तो आपके पास या तो 2 ही ऑप्शन है, आपको कैश में ही लेना पड़ेगा, और अगर आप उसको कैश में नहीं दिखाते तो आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो इसलिए कैश जो है वो सही एक चीज नहीं है, जिसको आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आप जैसे सपोज करिए आपने अपने पास बहुत सारे 500-500 रुपए के नोट इकट्ठे कर लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एग्जांपल करते हैं कि 2,000 रुपए का आपका नोट था, जो कि आपको एक मूवी दिखाता था, क्या कहते हैं, सन 2000 में एक मूवी आप 15 रुपए में देख सकते थे, ठीक है, सन 2000 में। आज के दिन में आप वही मूवी जो है 225 रुपए में देख रहे हो। मतलब वो 15 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 225, 15 टाइम्स बढ़ गई। कहने का मतलब क्या है कि कैश अगर आपने वहां पे रखा होता सन 2000 में आपने बहुत सारा कैश रखा होता, वही कैश अगर आप आज यूज करते तो 15 रुपए की वैल्यू जो है आज वो 225 रुपए खींच लेता। मतलब अगर आपको सेम चीज में लगाना होता तो यानी कैश रखना किसी भी तरीके से सजेस्टिव नहीं है। अपने पास कैश कभी भी नहीं रखना चाहिए, और उसकी वैल्यू जो है वो डिमिनिश होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और सबसे बड़ी चीज है कि ये अनसेफ है, इसकी चोरी हो सकती है। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, जो कि शायद कोई भी नहीं चाहता। आईटी अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर पता लग गया कि आपके पास कैश है दोस्तों, तो आपको उसकी पूरी की पूरी कैश की डिटेल निकालनी होगी कि कहाँ से ये कैश आया, इतना कैश कैसे आपके पास आया, पूरी की पूरी डिटेल। वो बाल की खाल भी उतारते हैं, इसलिए कैश को घर पे या कहीं और रखना स्ट्रिक्टली नो है। सो एक्सेप्ट फॉर कीपिंग सम कैश फॉर इमरजेंसी, वो भी 2-3 महीने के आपके रिकरिंग एक्सपेंस के हिसाब से। अब चलते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट जो है ना, बहुत सारे लोग जो है अपने सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा कई बार आइडल छोड़ देते हैं। 4% भी नहीं, 4% तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। एवरेज में उसका 2.5 से 3-3.5% मिलता है, और वो भी टैक्सेबल होता है। तो सेविंग परसेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिला, 4% मिला, ठीक है, जो भी है, और इस पे आपको क्या कहते हैं टैक्स भी पे करना पड़ा, तो आपको मिला क्या? एक हिंदी में कहावत आती है ना कि धोबी का कुत्ता धोएगा क्या खाएगा क्या। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से सेविंग अकाउंट में पैसा रखना, इन्वेस्टमेंट इन सेविंग अकाउंट
is not advisable. You must keep at least 1 or 2 months of contingency amount in saving account. Otherwise, you should not keep that amount in saving account because it will continue to depreciate. इस पैसे को आप कहीं ना कहीं अच्छे से लगा दो, क्योंकि टैक्स लगने के बाद मैंने जो आपको बताया 4% अगर दे रही है गवर्नमेंट, 30% टैक्स में आ गया तो आपको मिला कितना? 2.8%, जिसने तो इन्फ्लेशन का 1/3 भी बीट नहीं किया। दोस्तों फिर आते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान पे, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट को, क्योंकि सबसे सेफ लगता है उनको और सबसे इजी लगता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इस पे इंटरेस्ट कितना है? 7.5%। टैक्स देने के बाद कितना? 2.5%। आप 30% के स्लैब में आ गए तो ₹2.5 आपने इसका टैक्स दे दिया, तो बचा कितना? आपके पास बचा सिर्फ 5%। इन्फ्लेशन कितनी है? 6 से 7%। तो आप तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाए। तो फिक्स डिपॉजिट में अगर सारा पैसा लगा दिया तो विच मीन्स आपने बहुत ही बड़ी गलती की। फिक्स डिपॉजिट में पैसा जरूर लगाएं, लेकिन एक पार्ट को लगाएं। मे बी 15-20% अगर लगा दिया वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। बट ओवरऑल सेफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो ये है अच्छा ऑप्शन है, बट ए नॉट गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यंगर पीपल। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट जो है ना वो एल्डरली लोगों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए और 60 के ऊपर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन जो यंग लोग है ना, जो लोग रिस्क ले सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से यंग लोगों को फिक्स डिपॉजिट में पैसा नहीं डालना चाहिए। वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास जो है बहुत लंबी उम्र पड़ी हुई है। अगर वो अपना पैसा आज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगा देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने पैसे को बहुत बढ़िया ग्रो कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ डेट फंड्स जो कि बेटर देन एफडी होते हैं। अगर आपको पैसा ही लगाना है तो आप डेट फंड्स में लगा सकते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवा के डेट फंड्स ले सकते हैं। इसका आपको मैं एक चीज यहाँ कंपैरिजन बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मान लो मैंने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में लगाया, ठीक है, 1 ही लाख रुपए मैंने डेट फंड में लगाया, ठीक है। 3 ईयर में मुझे 1 लाख ने कितना दिया? रिटर्न 22,500। मान लीजिए डेट फंड भी मुझे उतना ही रिटर्न देता है, ठीक है। इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें टैक्स कट जाएगा। इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा जो गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है। तो नेट गेन आपका यहाँ पे कितना हुआ? ये हो गया आपका 15,740 जो आपका माइनस हो गया, यहाँ पे आपका 6,740 माइनस हुआ। तो इंटरेस्ट रेट 6,750 पे कितना है? तो नेट जो है आपको हाथ में कितना आएगा? 1 लाख लगाने के बाद 3 साल बाद 1,15,000 मिलेगा। लेकिन वही डेट फंड में आपको जो है 1,21,000 रुपए मिलेगा। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कि भैया अगर पैसा लगाना है तो फिक्स डिपॉजिट की जगह डेट फंड भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसमें आपको लगाना चाहिए। अब चलते हैं कि पीपीएफ जो होता है वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो कोई भी इंसान इसको खुलवा सकता है। इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 500 रुपए है साल की, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए साल की। मेरे हिसाब से हर साल इसको आपको मैक्सिमम लिमिट को कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि ये जो 1.5 लाख की जो लिमिट है ना, ये बहुत अच्छी लिमिट है और इसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, विद दैट टू टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। तो मेरे हिसाब से पीपीएफ में आपको कंपल्सरी पैसा लगाना चाहिए। हाँ, एक चीज और बताऊं, अगर आप नहीं लगा सकते तो इसको हर महीने, जैसे सपोज करिए 1.5 लाख को आप डिवाइड कर लीजिए महीने में, तो आपको जैसे सपोज करिए 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी आप डाल सकते हो आपको डालना चाहिए। एक चीज और बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महीने की पहली 5 तारीख तक आपको ये पैसा डाल देना है। अगर आप एसआईपी मतलब हर महीने डाल रहे हैं तो 1 से 5 के बीच में डाल दीजिएगा, और अगर आप एक मुश्त डाल रहे हैं तो आप 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही 5 तारीख से पहले डाल दीजिए, आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। क्योंकि पीपीएफ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो 1 से 5 तारीख के पैसे होता है, उसके बाद अगर आपने डाला तो उसको नेक्स्ट मंथ में कंसिडर किया जाता है। कहने का मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आपने जब भी पैसा लगाना है तो आप कोशिश करिए आपकी डेट जो है वो 1 से 5 तक हो मंथ की। अगर एक मुश्त करना है तो आप कोशिश करिए कि वो फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो, जैसे कि अप्रैल 1 से 5 तक अगर आपने पैसा लगा दिया तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा पीपीएफ में। ये बहुत बड़ी समझदारी वाली चीज है दोस्तों। हाँ, कुछ लोगों के पास कई बार पैसा नहीं होता, अगर वो नहीं लगा पाते, पूरे साल में 500 रुपए भी नहीं डाला, तो अगले साल आपको वो अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए 50 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली काट लेगी। तो इसलिए दोस्तों पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है, हर साल आपको डालना है। नहीं डालेंगे तो 50 रुपए की साल की पेनल्टी पड़ेगी। और अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं, अगर आप एक मुश्त डाल सकते हैं तो अप्रैल 1 से अप्रैल 5 तक फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के टाइम पे डाल दो। उतना पैसा नहीं है तो हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक डालो, तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। ये एक बहुत बढ़िया फंडा है, एक बहुत बढ़िया चीज है जिसको आपको समझना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं। अब इसमें एक बढ़िया चीज है पीपीएफ में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब जितना आपका प्रिंसिपल बनेगा और जितना इंटरेस्ट आया होगा, दोनों के दोनों टैक्स फ्री है। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से डेट में कोई भी नहीं है। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली एंडोर्स करता हूं। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये दोनों बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक चीज मैं भूल गया पीपीएफ में कि देखिए कई बार क्या होता है कि पीपीएफ जो है ना, अगर आप सपोज आप कमाते हैं, ठीक है, आप अपनी वाइफ के नाम पे भी पीपीएफ खुलवा सकते हो, क्योंकि वाइफ एक इंडिविजुअल एंटिटी है जिसका खुद का पैन कार्ड है। तो आपकी वाइफ का भी फंड बनता रहेगा और आपका भी फंड बनता रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ही कमाते हो, वाइफ नहीं कमाती, तो उनका भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा दीजिए और उसमें आप उनको गिफ्ट देके, क्योंकि आप उनको सैलरी देके, गिफ्ट देके, कुछ भी अपने पैसे से जो है उनकी इनकम दिखा सकते हो, जो कि वो इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हैं। तो ये आपका जो है ना वो फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। वैसे मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीका बता दिया कि आप किसी तरीके से अपने वाइफ को वो पैसा दे दीजिए, वेदर इट इज अ गिफ्ट और अ सैलरी और व्हाटएवर इट इज इन द लीगल फॉर्म, लीगल ब्रैकेट्स। तो ये वाइफ की अर्निंग हो जाएगी। वाइफ की जो अर्निंग है उस अर्निंग को आप इन्वेस्टमेंट में दिखा दीजिए, 1.5 लाख रुपए लगा के पीपीएफ में, तो आपने भी मैक्सिमम कमाया, आपकी वाइफ ने भी मैक्सिमम कमाया। बट एक चीज मत करिएगा, जो लोग बहुत करते हैं वो क्या सोचते हैं, बहुत स्मार्ट लोग सोचते हैं अपने आप को, वो अपने अकाउंट में भी 1.5 लाख और बच्चों के भी अकाउंट खुलवा देते हैं, उसमें भी 1.5। पहली बात तो अब ये पॉसिबल नहीं है। पहले ये होता था, बट अब पैन लिंक हो गया है, अब सिस्टम ही उठाएगा नहीं।
पहले क्या होता था, लोग 1.5 लाख अपने अकाउंट में, 1.5 बच्चों के, एक बच्चा 1.5, दूसरा 4.5 लाख रुपए लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये पहले हुआ करता था जब ये मैनुअल एंट्री होती थी, लेकिन अब जो है सिस्टम पकड़ लेता है। अगर पैन कार्ड के साथ आपके, क्योंकि बच्चों के पास तो पैन कार्ड होगा ही नहीं ना, 18 साल से पहले तो बनता ही नहीं, तो बच्चों के जब पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो उसमें पेरेंट्स का पैन अकाउंट लगता है। तो दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी अपने अकाउंट में 1.5 लाख लगा दिए तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसमें पूरा का पूरा पीपीएफ के स्लैब को क्लोज कर देता है, बच्चों के अकाउंट में नहीं ऐड हो पाएगा। हाँ, अगर आप बच्चों के अकाउंट में डालना चाहते हो तो आप 50 अपने में, 50 दूसरे बच्चे के, 50 तीसरे, तो टोटल जो है आपका 1.5 ही कंसीडर होगा और वो आप ही की इनकम कंसीडर होगी, सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों के अकाउंट में। तो ये एक इसका फंड है। अब आते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम। अब याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि स्कीम सिर्फ और सिर्फ बच्ची के लिए और सिर्फ 2 बच्चियों के लिए। अगर आपकी बच्चियां 3 हैं तो आपको 3 को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चियों को सुकन्या समृद्धि स्कीम मिलती है भाइयों, और वो भी आपको जो है बच्ची को 10 साल से पहले आपको खुलवाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्कीम नहीं खुलेगी। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है ना, बहुत बढ़िया स्कीम है। इसमें पीपीएफ इंटरेस्ट 0.5%, सॉरी, इसका जो इंटरेस्ट है वो 0.5% पीपीएफ से ज्यादा है, यानी कि एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आपकी बेटियों के लिए। इसको आप 10 साल की जो भी बच्ची है, अगर आपकी उससे कम है तो आप उसका अकाउंट खुलवा सकते हो, लेकिन इसमें एक ही छोटा इशू है कि उसकी जो मैच्योरिटी है वो 21 साल की उम्र के बाद ही होगी, जब वो आपकी बेटिया 21 साल की हो जाएगी। कहने का मतलब, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लॉन्च हुआ था आई थिंक सन 2015 या 2016 में, तब मेरी बिटिया जो थी वो थी 7 साल की। तब ये मैंने उस फर्स्ट ईयर में ही सुकन्या समृद्धि स्कीम मेरी बिटिया के लिए शुरू करती थी। तो अब कहने का मतलब, जब मेरी बिटिया 21 साल की हो जाएगी तो मैं अपनी बिटिया का ये सुकन्या समृद्धि योजना से जो भी फंड मिलेगा उसकी शादी के लिए या कहीं पे भी मैं यूज कर सकता हूँ। अब इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको 1000 रुपए है और 1.5 लाख रुपए इसका मैक्सिमम अमाउंट है। मतलब आप अपनी बच्ची के अकाउंट में 1000 रुपया मिनिमम और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम खुलवा सकते हैं। अगर आप नहीं भरते हैं तो वो फिर आपको 50 रुपए पेनल्टी लगाएगा नेक्स्ट ईयर। अब आता है रिकमेंडेड फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट। जो रिकमेंडेड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न होते हैं, मेरे हिसाब से पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना मस्ट है, ये सभी को लेना चाहिए, और स्पेसिफिकली उन लोगों को तो लेना ही चाहिए जो 30% स्लैब में आते हैं, और जिनकी बेटियां है उनको तो बनता ही बनता है। अगर आपके बेटे हैं तो सॉरी, आपको सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आते हैं फिक्स रिटर्न के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड्स में। अब ये जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स है ना, ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ये बॉन्ड्स जो है आप ओपन कर सकते हैं, ये खुलते हैं, मतलब गवर्नमेंट इसको खोलती है बीच बीच में, तो वो बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है 7 से 9% का, जिसकी फिक्स्ड क्लोजर होता है, दैट इज 10 to 15 ईयर। ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड जैसे नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट के हो गए, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के हो गए, ये अलग अलग, आरईसी हो गया, रीजनल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, इस तरह के बहुत सारी गवर्नमेंट के जो कंपनीज हैं वो अपना बॉन्ड्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करती हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न देती हैं। बट एक ही प्रॉब्लम है कि वो उनका आपका जो पैसा है वो थोड़ा 10 से 15 साल तक लगता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर दिस। सो उसके बाद आता है कि देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें एक चीज है, टैक्स फ्री बॉन्ड में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको अपना ज्यादा पैसा या मैक्सिमम पैसा एक जगह नहीं लगाना है, तो मे भी आपका 15% तक का या 20% आपका पैसा जो है वो फिक्स्ड इनमें बॉन्ड्स में आप लगा सकते हैं, और इट इज अ वेरी गुड एक्सीलेंट ऑप्शंस, ठीक है। और ये जो है, जो मैंने आपको बताया फिक्स्ड रिटर्न की टैक्स फ्री बॉन्ड्स, एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड भी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ये फैसिनेट करता है, खासकर आपकी वाइफ्स को, आपकी घर की जो लेडीज हैं वो लोग तो बड़ी फैसिनेटेड रहते हैं। आप उनको ये कह सकते हो कि आप गोल्ड लेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में मत लीजिए, क्योंकि ज्वेलरी के फॉर्म में आप 2 जगह पे टैक्स पे करेंगे। पहला, जब आप उसको मेकिंग चार्जेस देंगे तो आप 3-4% मेकिंग चार्जेस में लग जाएगा, मतलब 1 लाख का गोल्ड में 5000 रुपए मेकिंग चार्ज में लग गया। दूसरा, अगर उसी चेन को अगर आप बाद में बेचेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो चेन है ना आपकी, वो चेन पे जब वो खरीदेंगे तो मेकिंग चार्जेस को माइनस कर देंगे। तो ये है चालाकी उनकी। तो दोस्तों ये चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है, इसलिए कोशिश करो या तो आप सिक्के खरीदो, क्योंकि सिक्के पे मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है गोल्ड का, अगर लेना ही है। अदरवाइज मैं ये सजेस्ट करूंगा गोल्ड को ETF फॉर्म में लीजिए, या गोल्ड के जो फंड्स निकलते हैं उनको लीजिए, जो कि स्कीम्स निकलती हैं, सिक्योरिटीज निकलती हैं, उसमें लीजिए, क्योंकि उसमें आपको 2% इंटरेस्ट पे मिलेगा। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया के अंदर तकरीबन सभी घरों का अगर इकट्ठा कर दिया जाए गोल्ड, आपकी सबकी माताओं बहनों का सबका अगर गोल्ड इकट्ठा कर दिया जाए और एक जगह पे रखा जाए, तो जानते हैं आप कितना होगा? वो होगा 22,000 टन। यानी कि 22,000 टन जो है गोल्ड, वो हमारे इंडिया के अंदर घरों के अंदर है। और आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास कितना है? सिर्फ 558 टन। कहने का मतलब कि घर में हमारे इंडिया में अगर सारा पैसा गोल्ड इकट्ठा कर दिया जाए तो वो 40 से 45 गुना ज्यादा है RBI के गोल्ड के हिसाब से, ठीक है। गोल्ड जो है इट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट, बट इट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट अगर वो फिजिकल फॉर्म में करते हो, ठीक है। मैं मानता हूँ गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, फिजिकल गोल्ड जो है वो एक एडवाइजेबल चीज नहीं है मेरे हिसाब से। आपको लेना है तो गोल्ड ETF और गोल्ड के जो सिक्योरिटी फंड निकलते हैं उनमें आप लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा जी। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर 20,000 टन से ज्यादा जो है गोल्ड है घरों में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के पास 557 टन ही गोल्ड है। कहने का मतलब कि लोगों की फैसिनेशन देखो कि इंडिया में 40 गुना गवर्नमेंट के से ज्यादा गोल्ड है, ठीक है। तो वेरियस ऑप्शंस में लोग इसको लगाते हैं, जैसे ज्वेलरी खरीद ली, गोल्ड बार ले लिया, ETF ले लिया, फंड टू फंड ले लिया, सोविनर बॉन्ड। मैं जो गोल्ड फंड की बात कर रहा था वो ये सोविनर फंड्स है। तो ये जो सोविनर गोल्ड बॉन्ड्स है ना, मेरे हिसाब से नंबर 1, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोविनर गोल्ड बॉन्ड। इवन मैं गोल्ड ETF को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई पूछे कि भैया तुमने पैसा लगाना है तो गोल्ड में लगाना है, तो सबसे बढ़िया क्या है? मेरे हिसाब से सोविनर गोल्ड बॉन्ड सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। रीजन, सेफ, 2
गोल्ड पे मेरे को 2% का रिटर्न मिल रहा है। 3, 2 दिन में मेरी लिक्विडेशन हो जाती है। 4, कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं है, ना खरीदने पे ना बेचने पे, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और 5th एक और चीज़ बताओ, जब आप गोल्ड सोविनियर बॉन्ड लेते हो ना, अगर ऑनलाइन लेते हो, ई फॉर्म में लेते हो, तो आपको 100 रुपये 50 रुपये पर ग्राम पे वो भी बेनिफिट मिलता है, जो कि एक अगेन बेनिफिशियल चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए ये 2.5% का इंटरेस्ट भी कमाइए और अपने गोल्ड को बढ़ाइए। लेकिन याद रखिए इसकी रिडम्पशन जो है 5 साल के बाद होती है। ठीक है, लॉक इन पीरियड जो है इसका 8 साल का है। ठीक है, सेफ है, लॉक इन 8 साल का है, बट 5 साल के बाद इसको आप रिडीम कर सकते हैं। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 ग्राम से आधा किलो तक आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ज्वेलरी एक सेफ ऑप्शन नहीं है, इसका स्टोरेज का इशू है, पैसा लग जाता है डायरेक्ट, कमीशन लग जाती है। प्योरिटी का क्वेश्चन है कि जिसने बेचा उसने क्या बेचा, आपको कोई नहीं जानता। ठीक है, कितना उसमें कोई गोल्ड की प्योरिटी है वो भी नहीं जानता। इसलिए गोल्ड में मेरा स्ट्रिक्ट नो है। फिजिकल फॉर्म में करना है पैसा इन्वेस्ट आप करिए, लेकिन सोविनर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए, और वो भी अपना मैक्सिमम अगर 100 रुपये आपके पास है तो 5 रुपये, मैक्सिमम 10 रुपये, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अब आते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो है ना, मोस्टली अनडिक्लेयर कैश के जो लोग होते हैं, जिनके पास कैश ज्यादा होता है, वो लोग प्रेफर करते हैं रियल एस्टेट में पैसा, क्योंकि वहां पे जो है ट्रांजेक्शन जो है ना वो कैश में हो जाती है। पर मेरे हिसाब से जो है रियल एस्टेट में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि इसमें लक बहुत बड़ा काम करता है। और कई बार इसमें ऐसी लिटिगेशंस आ जाती हैं कि आप ये सोचते हैं कि गले की हड्डी बन गई। अब जैसे आप गुड़गांव में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, फ्लैट लोगों ने ले लिए, एनसीआर में फ्लैट ले लिए, बाद में दिक्कत आ गया, एनओसी नहीं मिल रहा है उनको, ओसी नहीं मिल रहा है, सीसी नहीं मिल रहा है, 50 चीज़ें आ गई। तो वो आपने इन्वेस्टमेंट की थी और उसका क्या हो गया, उस पैसा तो गया ही गया। सबसे बड़ी चीज़ है जो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर आया, वो कौन देखेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से रियल इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट सही है, लेकिन मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो का 20% या 25%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि रियल एस्टेट की वैल्यू मैं मानता हूँ वो अप्रिशिएट भी होती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मान लीजिए सपोज करिए कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ गई या कोई ऐसी इशू आ गया, लिटिगेशन आ गई, डिस्प्यूट आ गया, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने लैंड एनक्रोच करनी है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन इशू आ गया, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उसमें लॉस में जाओगे। सेकंड चीज, आप स्टैंप ड्यूटी भी भर रहे हो। अगर आप लाख रुपए की चीज ले रहे हो, तो अगर आप मेल हो तो 7% भर रहे हो, फीमेल हो तो 5% भर रहे हो, अगर मेल और फीमेल के नाम पे ले रहे हो तो 6% पे ले रहे हो, तो 7% आपने 1 लाख के ऊपर 1,07,000 तो वैसे दे दिया। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज गुड बट नॉट एक्सीलेंट, एंड इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 20% और मैक्सिमम 25%, नॉट मोर देन दैट। एक बहुत बड़ा इशू क्या होता है इसमें इशू ये होता है कि आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको हजारों में लाखों में बात नहीं होती, वो बड़ी बड़ी बात होती है, 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ ऐसी बात होती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा पैसा खा लेता है। दूसरा, आप कभी बेचने जाएं इसको तो आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन में नहीं ये बिकता, until unless it is a miracle, it takes lot of time। तो ये इसका बेचने का भी इशू है कि अगर बेचना चाहें तो इसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, और कई बार प्रॉपर्टी बाइंग जो है ना आपकी स्ट्रेस को, लिटिगेशन को इतना ज्यादा बढ़ाती है कि आप लोग सोचते हो कि यार भैया मैंने काश ये इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, न्यू दिल्ली का एक पेपर है जो पब्लिश हुआ था, उसने बोला कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट और जो ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं, इससे जो मर्डर हुए हैं, आप जानते हो वो सेकंड काउंट है, सेकंड लार्जेस्ट काउंट। मतलब अगर इन्होंने कहा कि एक स्टैटिस्टिक्स ली कि जो मर्डर के ऑप्शन देखे भी क्यों लोग एक दूसरे को मारते हैं, तो पहला जो था वो पर्सनल एनोसिमिसिटी, मतलब आपस में मतभाव था, वो एक रीजन होता है। दूसरा मतभाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का होता है। उन्होंने ये कहा कि जितने सारे मर्डर्स हुए ना उसमें सेकंड रीजन वाज प्रॉपर्टी। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करो, बहुत इन्वेस्टमेंट करना है बहुत गलत है। इनफैक्ट एक लिमिटेड अमाउंट जो है आपको लगाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जो क्या करते हैं रेंटल इनकम के लिए इसको खरीद लेते हैं, लेकिन रेंटल इनकम में भी आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा कि आपके लिए प्रॉपर्टी में लगाना, अगर वो रेंटल इनकम के पर्पज से ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत स्ट्रेटेजी है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, अनटिल अनलेस वहां पे बहुत सिग्निफिकेंट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली, तो 1 करोड़ आपने प्रॉपर्टी ली और 7 लाख रुपए उस पर टैक्स दे दिया, किसका, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। तो प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ 10 लाख, कमीशन भी दी ब्रोकर की, ये सब करके 1 करोड़ 10 लाख की पड़ेगी। ठीक है, अब आपने उसको 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी को मान लो रेंट पे भी दे दिया, तो आज की डेट में कितना रेंट आ जाता है उसका? एवरेज में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी का एवरेज रेंट जो है ना 35,000 रुपए आता है या 40,000। आप देख लीजिए, बॉम्बे में चले जाइए, फ्लैट लिख लीजिए, 1 BHK का फ्लैट आता है दोस्तों 1 करोड़ रुपए में, क्या रेंट है उसका? 30 से 35,000 रुपए। यानी मैं कहता हूँ एवरेज ले लो, चलो 32,000 ले लिया, साल का कितना मिला? साल का मिलेगा उसको 3.5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। उसमें 2 प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्या? हर साल उसको 11 महीने के बाद उसको रेंटल एग्रीमेंट रिन्यू करवाना है, वो चार्जेस। दूसरा, जो सोसाइटी में मेंटेनेंस है वो देना, वो चार्जेस। तीसरा, जो उसके घर की हाउस की मेंटेनेंस है वो। चौथा, कि अगर किराए पे नहीं चढ़ा तो फिर खाली है। दोस्तों सब कुछ कराने के बाद आपके 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर आपको सब कुछ काटने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और हाँ रेंटल इनकम टैक्सेबल भी है, तो सब कुछ काटने के बाद आपके हाथ में कितना बचा? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए। तो 1 करोड़ 10 लाख लगाने के बाद आपको 2 लाख रुपए साल का मिल रहा है, तो उसका फायदा क्या है? और सबसे बड़ी चीज, प्रेशर, स्ट्रेस। किराएदार कभी ये बोल रहा है, कभी बोल रहा है, फिर हर 6-11 महीने बाद किराएदार के साथ रिन्यूअल कराओ या नया किराएदार ढूंढो, या बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में अपनी जरूरत है, अपने लिए घर ले लीजिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक घर और लीजिए, टैक्स बचाने के चक्कर में वो टैक्स भी आपका बच जाएगा, क्योंकि आप अगर उसको लोन पे लेंगे तो वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक घर आपको एक इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये वो कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताई। अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं, घर लेते हैं, लैंड लेते हैं, तो
ये आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर उसी पैसे को डेट म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं तो आप इतना ज़्यादा सेव करेंगे। 50 लाख रुपए अर्निंग की 3 लाख रुपए, यहाँ से 4 से 6 लाख रुपए यहाँ पे टैक्स देने पड़ेंगे, यहाँ कोई टैक्स नहीं। यहाँ पे जो है टैक्स पड़ता है, एक्सपेंसेस यहाँ पे ये है, यहाँ कोई एक्सपेंस नहीं, यहाँ टैक्स पड़ता है, यहाँ पे भी पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। डेप्रिसिएशन यहाँ लाइकली है, यहाँ प्रोटेक्टेड है। यहाँ का टेनेंट का बिहेवियर जो कि इनटेंजिबल चीजें, टेनेंट का बिहेवियर, प्रॉपर्टी का इशू, कुछ भी यहाँ आपका कोई इशू नहीं है। इसलिए डेट म्यूचुअल फंड्स आर मच बेटर इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट बिग अमाउंट ऑफ मनी इनटू इट। अब चलते हैं इक्विटी पे। इक्विटी जो है ना, इक्विटी का मतलब हो गया वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी शेयर्स में आप करते हैं, जो आप मार्केट में लगाते हैं, अच्छी कंपनियों में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। ये जो है पैसा जो आप लगाते हैं ये कंपनीज को दिया जाता है, कंपनीज उसमें कमाती है और उसकी जो डिविडेंड है, डिविडेंड के अलावा जो कई बार उसमें स्प्लिट होते हैं शेयर, तो शेयर एडिशनल मिल जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको इक्विटी में पैसा लगाया वो आपको बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, जो मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, हर इंसान को लगाना चाहिए। इक्विटी का मतलब हो गया आप डायरेक्ट शेयर्स भी खरीद सकते हैं या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। अगर आपको शेयर्स की नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बेसिक फंडा बनाना बता देता हूँ दोस्तों। इंडेक्स फंड ले लो या मतलब इंडेक्स में लगा दो या आपकी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा दो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। इसमें आपका क्या होगा कि आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा, आपको रिटर्न इतना ज़्यादा मिले ना मिले लेकिन आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा और बहुत कम रिस्क रहेगा उसमें। लेकिन अगर आपको पता है शेयर्स में लगाना कैसे करना है कैसा नहीं करना है तो आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सही तरीका है आप म्यूचुअल फंड खरीद लो। एक म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उसको एक कमीशन लेते हैं वो लोग, हर बैंक की एक कमीशन फिक्स होती है कि अगर आपने 100 रुपये लगाया तो 0.75 1% या 1.5% उनकी कमीशन होती है साल की, वो आप दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो आपको बढ़िया फंड मैनेजर आपके पैसे बढ़िया बना के दे देगा। वो फंड मैनेजर को पता है, वो आप बहुत एक्सपर्ट है, उसका काम यही है, सुबह से शाम तक वो यही करता है। इसलिए पॉसिबिलिटी एवरेज रिटर्न की 12 से 15% की होती है एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को बीट कर देता है। इसलिए दोस्तों आपको अगर पैसा लगाना है तो SIP करनी है तो जितना ज़्यादा आप ज़्यादा और जल्दी शुरू करेंगे पॉसिबिलिटी आपकी अर्निंग की बहुत ज़्यादा है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, आपने शुरू कर दिया, हर महीने आप 2,000 रुपये या 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। ये 5,000 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, 25 साल की अगर आपकी उम्र है, आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र में मतलब 35 साल बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होगा, कैलकुलेट कर लेना दोस्तों। तकरीबन 1.5 से 1.8 करोड़ के बराबर पहुंच जाएगा ये, अगर उसकी रिटर्न 12 से 14% रही तो। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा, ये है मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा। इसलिए दोस्तों जितना जल्दी हो सके म्यूचुअल फंड लो, जितना जल्दी हो सके अच्छी कंपनीज के शेयर लो, बट शेयर्स में आपको ट्रैक करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आपको ट्रैक नहीं करना पड़ता क्योंकि वो म्यूचुअल फंड कंपनीज खुद देखती हैं और आपके पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाती हैं। सिर्फ एक ही फंडा है कि भैया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अगर आप जितने लंबे समय तक बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, 100 लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, जिसमें 50 शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 50 जो है लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 95% of trader they will lose money in share market. Only 5% will earn if they are doing trading. बट अगर आप वही चीज को शेयर मार्केट में शेयर खरीद के रख लेते हो अपने पास या म्यूचुअल फंड में अपने पास रख लेते हो और लॉन्ग टर्म तक रखते हो, 95% पॉसिबिलिटी कि आप पैसा जरूर बनाएंगे और इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, सब्जेक्ट टू कि आप कौन से फंड ले रहे हो और कौन से शेयर ले रहे हो, जिसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर की राय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कहने का मतलब, पैसा बनाने का मतलब कि अगर आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है तो आपको अच्छे शेयर में, अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, लंबे समय तक डालो, आपको 101% जो है पैसा बढ़िया बनेगा ही बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप शॉर्ट टर्म में लगाते हो तो आपको टैक्स भी ज़्यादा पड़ता है, लॉन्ग टर्म में टैक्स कम पड़ता है। शॉर्ट टर्म में 15% पड़ता है और लॉन्ग टर्म में 10% पड़ता है। अभी मैं बजट सुन रहा था 4 दिन पहले, बजट में ये 10% जो है 12.5% कर दिया, जो कि अच्छा नहीं है। लोग इसकी तरफ नहीं आएंगे, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज को रिकंसिडर करें। मैं तो कहता हूं 10 की जगह 8 कर दो, वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा, कंपनीज के पास पैसा आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। आप क्यों लोगों पे टैक्स का बेनिफिट, टैक्स का बोझ डाल रहे हो? फाइनेंस मिनिस्टर जी प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए और जितने भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, उन पे टैक्स कम लगाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों पे आए। अब म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं या शेयर लेते हैं तो उसको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप SIP के थ्रू करें, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो उसकी डिटेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और स्पेसिफिकली आप अपने फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प से ये चीज़ को करिएगा। अब आपको मैं बताता हूँ एक बहुत बढ़िया चीज़। देखिए, ये है 15 साल का SIP रिटर्न। इसमें जिन लोगों ने इंडेक्स फंड में लगाया उन्होंने 12%, बैलेंस फंड में 14%, करते 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 आप किसी में भी देख लीजिए, एवरेज जो है वो 16% है दोस्तों। यानी कहने का मतलब, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो ना, तो आप, मैं तो कहता हूँ 16 को भी छोड़ दो, 12% भी कमा रहे हो ना, वो भी बहुत ही बढ़िया। आफ्टर टैक्स अगर आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 6-7% की, तब भी आपने इन्फ्लेशन का डबल कमा लिया, जो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपको नहीं देता है वो उस तरह की अर्निंग। म्यूचुअल फंड में ये आ गया आपका SIP के थ्रू। म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए आका आपका 12%, मतलब कहने का मतलब 15 साल किया तो 16% एवरेज हुआ और 10 साल किया तो 12%। कहने का मतलब क्या, जितना लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहेंगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो आपको ग्रो करने की बहुत ज्यादा होगी। इसलिए 100% श्योर मंत्रा पैसा बनाने का क्या है कि अर्ली स्टार्ट कर लीजिए, जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। एक मिस्टर ए जो है वो 10,000 रुपए हर महीने लगा रहे हैं 20 साल तक,
10,000 रुपया 20 साल तक, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब उन्होंने टोटल कितना इन्वेस्ट कर लिया, 24 लाख रुपया। मान लीजिए उनको 15% का रिटर्न मिला, तो मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा, 1.51 करोड़। तो यानी 1.51 करोड़ में से 24 लाख माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 1.27 करोड़। अब मिस्टर बी ने 20,000 रुपये लगाया, ठीक है, लेकिन लगाया कितना, मतलब इससे डबल लगाया, 10,000 पर मंथ ये दे रहा है और ये दे रहा है 20,000 रुपये पर मंथ, लेकिन इसने लगाया कम समय तक, 10 साल तक लगाया, ठीक है। इसने कितना लगाया, इसने भी 24 लाख रुपए लगाया। यहाँ पे भी रिटर्न 15% का लेके चलिए, तो इसने कितना कमाया, 55.7 लाख, विच मीन्स 31.7 लाख नेट आ जाएगा, क्योंकि 55 माइनस 24 जो है आपका 31.7 आएगा। यानी आप देख लीजिए कि 10 साल के अंदर वो 4 गुना रिटर्न बढ़ जाता है। इसको कहते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से जितना लंबा आप बने रहेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट में, उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। शेयर्स कैसे हैं, वन कैन इन्वेस्ट शेयर डायरेक्टली, डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, थोड़े से रिस्की होते हैं म्यूचुअल फंड से। अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी आप इसमें जाइए, अदरवाइज मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप शेयर्स खरीदिए। और अगर आपको सच में जाना ही है तो आप टॉप 50 कंपनीज के शेयर लेके भूल जाइए मतलब एटलीस्ट 1 ईयर to 2 ईयर उसमें आपको रिव्यू करिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की राय लीजिए एंड कीप ऑन चेंजिंग योर शेयर्स। अब आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ ऐसे शेयर्स हैं दोस्तों जिन्होंने 100 गुना से ज्यादा, मतलब 1 रुपया लगाया उस 1 रुपये का 100 रुपया हो गया। रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 रुपया लगाया उस 1 रुपये का 100 रुपया हो गया 20 साल के अंदर। वो है इन्फोसिस। इसमें आपका 1 रुपए का जो है 20 रुपए नहीं हुआ, 1 रुपए का 3,000 रुपए हो गया। ल्यूपिन 1 रुपए का 1,100 रुपए, विप्रो 1 रुपए का 875 रुपए। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये है दोस्तों अच्छी जगह पे अपना पैसा लगाने का फायदा। तो जितना जल्दी और जितना ज्यादा आप अपना पैसा लगाएंगे अच्छी जगह पे अच्छे शेयर्स में, तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अब देखते हैं रियल एस्टेट और इक्विटी में क्या बढ़िया है। रियल एस्टेट में आपको कोई भी घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, 15, 20, 25 लाख रुपए चाहिए। इक्विटी में आपको 500 रुपए से भी काम चल पड़ेगा, 500 रुपए से भी अकाउंट खोल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं होती, आप एक ही चीज ले सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ 5,000 रुपए ले रहे हो तो 3 फंड में चेंज कर दो, 4 में लगा दो, जितने में लगाने, 500 रुपए मिनिमम एक फंड में लगता है। रिस्क बहुत हाई है, यहाँ पे मॉडरेट है। यहाँ रिटर्न मॉडरेट टू हाई है, यहाँ पे भी मॉडरेट टू हाई है। रिडम्पशन यहाँ पे डिफिकल्ट है, एक दिन में नहीं बिकेगा दोस्तों, महीने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 दिन में आपको पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे पार्शियल रिडम्पशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आधा घर तो बेच नहीं पाओगे। यहाँ पे आपको पार्शियल रिडम्पशन पॉसिबल है। यहाँ लिटिगेशन के चार्जेस हो सकते हैं, टेनेंट के चार्जेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं आने वाला। यहाँ पे रेगुलर इनकम रेंटल आए ना आए पता नहीं है, क्योंकि किराएदार है तो इनकम है, नहीं है तो नहीं है, बट यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलना है, वो कंफर्म है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अब आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ दोस्तों, ये जो चार्ट है ना, अगर आपने समझ लिया तो शायद आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों। डोंट पुट ऑल योर मनी इनटू वन बास्केट, मतलब सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने। ये कैश है आपका, ये गोल्ड है, ये डेट है और ये इक्विटी है। तो 2011 में क्या हुआ, 2011 में कैश ने दिया 4% रिटर्न, गोल्ड ने दिया 31% और डेट ने दिया, मतलब फिक्स डिपॉजिट 8% और इक्विटी शेयर मार्केट ने -24%, ठीक है। 2012 में इसने 4, इसने 12, इसमें 8, इसने 25% पॉजिटिव। तो करते करते अगर हम 5 साल का निकालें ना कि सारे इन्वेस्टमेंट्स में, तो आप देखेंगे कि कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ शेयर में लगा दिया होता तो कई बार आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता, बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। सेम चीज अगर आपने कैश में रखा होता तो आपका स्टैग्नेंट रहता। अगर आपने गोल्ड में लगाया तो ऊपर नीचे चलता, डेट में लगाया होता तो भी स्टैग्नेंट रहता। इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन ये होती है कि अपने पैसे को डिवाइड कर लो, हर जगह पे लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाओ। लेकिन अगर मुझसे पूछिए कि अगर आपकी एज सपोज करिए 40 है, मैं 25 भी नहीं ले रहा, 50 भी नहीं ले रहा, 35 से 40 है, तो आपको तकरीबन 60% अपना इक्विटी में लगाना चाहिए, बाकी का अदर इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, रिटर्न पोस्ट रिटर्न रेशियो अगर मैं आपको दिखाऊं 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल में, इक्विटी में 11%, 17%, 13%, 12%। बाकी जितने भी आप देख लो, किसी को भी कंपेयर कर लो, गोल्ड ने भी उतना नहीं दिया, फिक्स डिपॉजिट ने भी उतना नहीं दिया, प्रॉपर्टी ने भी नहीं दिया, CAGR भी नहीं आ पाया और एवरेज इन्फ्लेशन ने भी नहीं दिया। सबसे ज्यादा दिया इक्विटी। इसलिए मेरे भाइयों, इक्विटी में पैसा जरूर लगाओ और इक्विटी का पैसा लगाया हुआ आपको फायदा ही देगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो इनकम टैक्स के जो नए रेट आए हैं, जस्ट एक समरी बता देता हूँ। ये इन्होंने कहा कि 2.5 लाख तक जो है ना, अब आपको कोई पैसा नहीं, वो तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ये 60 साल के लोगों के लिए भी है और 80 साल के लोगों के लिए भी। 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, 3 लाख तक है, तो आपको ये आ गया 5% का टैक्स। 3 से 5 है तो 5%, 5 से 10 है तो 20%, उस पे इंक्रीमेंटल पे, और 10 के अबव है तो 30%। मतलब 10 के नीचे वाले पे इतना लगेगा, 3 के इतना लगेगा, उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए वो कम होता जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने टैक्स की डिडक्शंस को क्लेम नहीं किया, मतलब आप सीधे के सीधे इनकम टैक्स प्लान 1 पे आ गए, तो आप देखेंगे अप टू 3 लाख कोई भी नील है। यहाँ पे था 2.5 लाख, यहाँ 3 लाख तक है। 3 से 6 यहाँ 5% है, यहाँ 2.5 से 3 5% है, ठीक है। ये 6 से 9 है 10%, यहाँ पे 3 से 5 5 है, 5 से 10 है 20%, 10 एंड अबव 30%। तो ये जो है, ये है न्यू इनकम टैक्स रेजिम। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन ये टैक्स के स्लैब्स हैं। तो दोस्तों, वेल्थ इज नॉट अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी,
इट इज़ अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इसलिए अपने पैसे को, अगर आपके पास बहुत पैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी वेल्थ नहीं है। उस पैसे का आपने कहाँ पे यूटिलाइजेशन किया, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, उससे फर्क पड़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, अब मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन इफ यू रियली वांट टू मेक मनी आउट ऑफ योर मनी। जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट करिए और सेव करते रहिए इमीडिएटली जैसे आपने अर्निंग शुरू कर ली। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने हेल्थ प्लान लीजिए और साथ में लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, सबसे पहला है। और एक ऐसी फाइल बनाइए जिस फाइल के अंदर आपके सारे के सारे डिटेल्स हो, क्योंकि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो किसी को नहीं पता होगा आपने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आपकी एक फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर सारी डिटेल हो। सेकंड स्टेप होता है कि अपनी इनकम को डिक्लेयर करिए, इनकम टैक्स के साथ टैक्स पे करिए, शेयर करिए, ताकि आपको बाद में कभी कोई दिक्कत ना आए। थर्ड स्टेप होता है कि प्रोटेक्टिव कवर जो मैंने आपको बताया वो लेने चाहिए। और फोर्थ स्टेप होता है कि अपनी सरप्लस मनी को जो है ना अननेसेसरी खर्चों में मत करो, उसको वाइजली खर्चा करिए। यानी कंक्लूजन क्या है कि कीपिंग द मनी आइडियल इन द सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट इज नॉट वाइज। अपने पैसे को सेविंग अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना वाइज नहीं है। अपने पैसे को ग्रो करवाना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो आपको अपने पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा और अच्छी जगह पे लगाना पड़ेगा। जो लेस रिस्की ऑप्शंस हैं वो है पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स फ्री बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड। जो कि जो ज़्यादा थोड़ी रिस्की ऑप्शंस हैं वो आ गई आपकी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। लेकिन आपको बैलेंस करके चलना है, प्रॉपर्टी में भी लगाना है, पीपीएफ में भी, सुकन्या समृद्धि में भी, गोल्ड में भी, बॉन्ड्स में भी, शेयर मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड में, सब जगह लगाना है। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, अच्छा पैसा आपका बनेगा और रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी बन जाएगी। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी गोल्ड में भी होनी चाहिए। और अपने पैसे के इशू को अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए कि आप प्रॉपर्टी में एक पर्टिकुलर सम लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। मैक्सिमम 15 से 20% या 20 से 25, उससे ज़्यादा ना लगाएं। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए, अपने पैसे को जितना ज्यादा बांट सकते हैं बांट दीजिए और अंडरस्टैंड करिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। क्योंकि अगर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपको बाद में नुकसान हो सकता है। और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली नोट करते रहिए, ट्रैक करते रहिए, क्योंकि कब ये चीज ऊपर नीचे चलती है ये आपको नहीं पता लगता। स्टार्ट अर्ली करिए। और सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपको पता नहीं है तो प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, कंसल्ट करिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम बट डिसिप्लिन एंड पेशेंस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर मनी। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो समय भी दे, जिसमें आपके पास समय हो, डिसिप्लिन हो और एक जो है पेशेंस हो। अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं तो आप 100% पैसे से पैसा बना सकते हो। कभी भी डिपेंड नहीं करना सिंगल इनकम पे, अपनी इनकम से दूसरे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो ताकि आपका पैसे से पैसा बनता जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारी की सारी टेक्निक जो मैंने भी आपको बताई ये पैसे से पैसा बनाने की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आने वाले समय में आप जो है अपना पैसा बड़े वाइज तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और अपने आप को एक बहुत हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, पैसा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसे के लिए स्ट्रेस लेना या पैसे से स्ट्रेस हो जाना बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए हेल्थ पे फोकस करिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी प्रॉस्परस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।